गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपना PT 365 पॉलिटी का कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये क्यों न्यूज़ में है? प्राइवेट मेंबर बिल आई है, ठीक है, जिसका टाइटल क्या है, UCC इन इंडिया बिल 2020। तो है ना, राज्यसभा में ये बिल आई है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो हम इस पूरे आर्टिकल में ये जानेंगे कि UCC क्या है, ठीक है, और करंट स्टेटस क्या है पर्सनल लॉज का इंडिया में। तो यूसीसी क्या है? जब सेम सेट ऑफ सिविल लॉज, ठीक है, मतलब जो सिविल लॉ होते हैं, जैसे आपके पर्सनल मैटर्स में जैसे मैरिज आता है, डाइवोर्स आता है, कस्टडी, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस आता है, अगर उससे रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? सिविल लॉज होते हैं। तो जब सेम सेट ऑफ लॉज अप्लाई होते हैं, ठीक है, किसी सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे यूसीसी। प्रोविज़न ऑफ यूसीसी जो है वो किस में दिया गया है? आर्टिकल 44 में दिया गया है, DPSP के कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 44 जो है पार्ट 4 में आता है, ठीक है। इस वजह से क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस पार्ट के अंदर आ रहा है, पार्ट 4 में, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल है, क्योंकि DPSP जो है, आप जानते हो उसके सारे आर्टिकल्स जो होते हैं 36 to 51 वो सारे नॉन जस्टिसेबल हैं। और पर्सनल लॉज कम अंडर, है ना, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट आपको पता है, एक तो स्टेट लिस्ट होती है और एक नेशनल लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, सॉरी। तो स्टेट लिस्ट में स्टेट अपने कानून बनाता है, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर अपने कानून बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों अपने कानून बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो है ना UCC मतलब आता है पर्सनल लॉज जो होता है, सॉरी, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, उसमें स्टेट भी कानून बना सकता है और है ना सेंटर भी कानून बना सकता है। तो पर्सनल लॉज किस में आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अभी करंट स्टेटस क्या है पर्सनल लॉज का इंडिया में? तो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं वो गवर्न होती है सिस्टम से पर्सनल लॉज के, ठीक है, जो बहुत सारे है ना पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन के थ्रू बहुत सारे सालों में कोडिफाई किया गया है। अब जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है, मतलब हम जो हिंदू हैं उनका जो पर्सनल लॉ है वो 4 बिल में कोडिफाई करा है हमने, ठीक है। एक है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सीजन एक्ट, हिंदू मेजॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो हिंदू जो टर्म है उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि सिख, जैन और बुद्धिस्ट इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि देखो, जो जैन और बुद्धिस्ट है ना वो हिंदू ही थे, और फिर ये जब ये धर्म बना तो वो जैन और बुद्धिस्ट हो गए। तो सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं मुस्लिम पर्सनल लॉज के, जो सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं मुस्लिम पर्सनल लॉज के वो एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज करे गए, मतलब हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज हुए हैं, जैसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ सेकुलर लॉज भी हैं, ठीक है। ये तो हो गए कि सेपरेट सेपरेट, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, ठीक है। अब कुछ सेकुलर लॉज हैं जो सब पे लगते हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। तो इंटर रिलीजन मैरिजेस जो होती हैं उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है। और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट ये इस्टेब्लिश करता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होगी। गार्जियन तो सबको पता है, सबके पास होंगे अपने अपने गार्जियंस। फिर गोवा जो है वो सिर्फ एक अकेला स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब वहाँ पे जो पर्सनल लॉज होते हैं ना वो सबके लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन लगते हैं, मतलब उनका रिलीजन कुछ भी हो उन सब पे एक सही लगेगा मैरिज के लिए जो भी कानून है वहाँ। तो वो ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बाकी इंडिया में बाकी स्टेट्स में नहीं हुआ? क्योंकि पोर्टुगीज़ का एक सिविल कोड था 1867 में। तो जब है ना हमने इंडिया ने एनेक्स कर दिया था इस टेरिटरी को, पोर्टुगीज़ से ले लिया था 1961 में, तब भी है ना हमने इसे कंटिन्यू रखा इस वजह से। और जो पोर्टुगीज़ का ये जो कोड है सिविल कोड 1867 वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। अब हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, 1840 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने इस्टेब्लिश करा था यूनिफॉर्म लॉज, किसके लिए? क्राइम्स के लिए, एविडेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पर जो पर्सनल लॉज थे, ठीक है, हिंदू के, मुस्लिम्स के, वो उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए गए, कि मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट हो गया, ऐसा कर दिया गया। फिर 1941 में गवर्नमेंट ने फॉर्म करी थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले गवर्नमेंट ने फॉर्म करी थी VN राव कमेटी, कोडिफाई करने के लिए हिंदू लॉ को, और उन्होंने है ना वुमेन को इक्वल राइट्स देने के लिए कि क्या करेंगे। जो BN राव है, BN राव तो पता है कि लीगल एडवाइज़र थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हुआ था उस टाइम पे भी, ठीक है।
तो इनको कहा गया था कि ये हिंदू लॉ को कोडिफाई करे और ताकि है ना वुमेन है उनको इक्वल राइट्स मिल सके। फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सब कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट्स पे, जिसके हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा कि जो यूसीसी है उसको स्कोप के अंदर नहीं रखना चाहिए किसके, फंडामेंटल राइट्स के। फिर 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया जो प्रोवाइड करता है फॉर्म ऑफ सिविल मैरिज टू है ना एनी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन की, है ना एक सिविल मैरिज कैसी होगी अगर है ना धर्म से हट के होगी, मतलब धर्मों को किसी धर्म के अनुसार ना हो कोई मैरिज, तो वो कैसी मैरिज होगी, उसके लिए ये वाला एक्ट आया। फिर 1955-56 में 4 हिंदू कोड बिल पास हुई थी। फिर वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ने ये कहा है कि क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जो रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड से वो ये है कि साहबानो केस पार्लियामेंट शुड आउटलाइन, उसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, एक है ना आउटलाइन बना लेनी चाहिए किसकी, कॉमन सिविल कोड की, जो है ना जिससे क्या होगा, नेशनल हार्मोनी और इक्वलिटी बिफोर लॉ बनी रहेगी पूरे राष्ट्र में। फिर MS जॉर्डन और डिंग डे वर्सेस SS चोपड़ा 1985 का केस था। इसमें कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म कोड बनाने की ज़रूरत है मैरिज और डाइवोर्स के लिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। फिर शर्ला मुद्गल केस आया था जिसमें जिसमें फिर कहा था कि पार्लियामेंट को ज़रूरत है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जो हेल्प करेगा नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, रिमूव करके आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब जैसे आइडियोलॉजीज होती है सबकी विचारधारा में अलग अलग है ना, वो होता है ना सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, तो उससे क्या होता है एक दूसरे की विचारधारा एक दूसरे से टकरा देती है, तो जब टकराती है तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है सोसाइटी में। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए कि सबके पर्सनल लॉस के लिए एक ही कानून हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेट स्पीच। सॉरी आई स्पीक फास्ट बट आई विल ट्राई टू स्पीक अ लिटिल बिट स्लोअर। फिर है ना हेट स्पीच क्यों न्यूज़ में हम ये समझेंगे, फिर हेट स्पीच क्या है वो समझेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से कानून हैं जो रिलेटेड हैं हेट स्पीच से। तो सबसे पहले NCRB ये न्यूज़ में क्यों है कि जो नेशनल जो होता है ना नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो, उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि पूरे 500% राइज हुआ है केसेस में हेट स्पीच के, ठीक है, 7 सालों में। तो हेट स्पीच क्या है, हेट स्पीच किसी भी कानून में नहीं बताया गया है इंडिया के। और जो हेट स्पीच होता है उसका मतलब होता है कि है ना हम क्या करें, उकसाए, हेटरेट, ठीक है, प्राइमरीली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सनस, है ना किसके अगेंस्ट, किसी ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सनस के अगेंस्ट। और इसे किसके अंदर डील किया जाता है, जब है ना इसको डील करना होता है हमें, तो IPC 153A और 295A के अंदर हम इसको डील करते हैं। तो हेट स्पीच जो होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में हो सकता है, जैसे इमेजेस के थ्रू हेट स्पीच एक्सप्रेस करना, कार्टून्स के थ्रू, मीम्स, ठीक है, जो आजकल बहुत फेमस है, और ऑब्जेक्ट्स, गेस्चर्स, सिम्बल्स, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही हो सकता है। अगर आपसे ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि है ना जैसे IPC के 153A या 295A में सिर्फ हम ना हेट स्पीच विच हैव बीन स्प्रेड, ठीक है, ऑफलाइन ओनली आर कंसिडर्ड, तो ऐसा नहीं है, अगर ऑनलाइन भी हेट स्पीच फैलाई जा रही है तो वो भी कंसिडर की जाती है। फिर है ना इसमें लेजिस्लेशन ग्राउंड, मतलब लेजिस्लेशन क्या है, मतलब कानून क्या है हेट स्पीच के लिए, वो यहाँ हम देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 19(2) जो है वो है ना उसने सारे सिटीजन्स को राइट दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक्सप्रेशन का, बट वहाँ पर हमने क्या करा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, सबको स्पीच का और एक्सप्रेशन का राइट दे सकें। पर रिस्ट्रिक्शंस वो क्या हैं, पब्लिक ऑर्डर का, डिसेंसी, मोरालिटी, ठीक है। अब इंडियन पीनल कोड IPC 1860 सेक्शन जैसे कि 153A, 153B, 298 एट्सेट्रा, जो IPC 8060 के हैं वो डील करते हैं स्पीच और वर्ड्स जो क्या करते हैं, शैतानी क्रिएट करते हैं या फिर आउटरीच करते हैं रिलीजियस बिलीफ्स को, और कॉज करते हैं इम्पुटेशन टू नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब क्या होगा, नेशनल इंटीग्रेशन को हार्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए IPC में सेक्शन, ये सारे सेक्शंस हैं। फिर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो सेक्शन 8 जो है ना वो डिस्क्वालीफाई करता है पर्सन को इलेक्शन लड़ने से, अगर वो ऐसे ऐसे एक्ट को करता है जिससे क्या होता है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कोई है ना, इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड फॉर इंडेजिंग, हाँ अगर वो ऐसा काम करता है जिससे वो इलेजिटिमेट यूज़ कर रहा हो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, तो उसको क्या करेंगे, डिसक्वालीफाई कर देंगे। ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 8 में है। फिर इसी तरीके से सेक्शन 123 3A में है और सेक्शन 125 में है, प्रोहिबिट करता है प्रोविजन ऑफ एनिमिटी। क्या करेगा कि कोई भी प्रमोशन ऑफ एनिमिटी, अगर तुम है ना दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, तो उसको ये मना करता है। किस ग्राउंड पे? अगर तुम दुश्मनी उकसाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, कनेक्शन में इलेक्शन के, उसको क्या कंसीडर करेंगे, ये करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस, और उसे प्रोहिबिट करेंगे। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, तो सेक्शन 7 पेनलाइज करता है इंसाइटमेंट टू, और कि है ना उकसाएंगे नहीं या एनकरेजमेंट नहीं करेंगे छुआछूत का, वर्ड्स के थ्रू या लिखे में या स्पोकन में, साइंस के थ्रू, विजुअल रिप्रेजेंटेशन या दूसरे तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिडिशन। तो हमारा वही एजेंडा है कि पहले ये न्यूज़ में क्यों है वो समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि ये जो 152 साल पुराना सेडिशन लॉ है सेक्शन 124A में आईपीसी के, उसे थोड़ा है ना मतलब कम यूज़ करना है, ठीक है, थोड़ा है ना उसको सस्पेंड कर दो थोड़े समय के लिए, टिल यूनियन गवर्नमेंट रिकन्सिडर्स द प्रोविज़न, जब तक यूनियन गवर्नमेंट जो है इसके जितने भी प्रोविजन है, जितने भी प्रावधान है, उनको रिकन्सिडर नहीं करता है। क्योंकि क्या होता है कि सिडिशन लॉ जो होता है जब किसी इंडिविजुअल पे लगाया जाता है तो उससे उस इंसान को भी परेशानी होती है, और है ना इससे इमेज भी ख़राब होती है गवर्नमेंट की। तो सिडिशन क्या है? इंडियन पीनल कोड जो है वो डिफ़ाइन करता है सिडिशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सिडिशन डिफ़ाइन नहीं किया गया है। तो सिडिशन को डिफ़ाइन करता है कि कोई ऑफेंस जब कोई पर्सन होता है कैसे कमिट करता है, वर्ड्स के थ्रू या फिर कोशिश करता है, ठीक है, जिससे है ना क्या हो, हेट्रेट हो या फिर निंदा हो, ठीक है, या एक्साइट करता है या फिर एक्साइट करने की कोशिश करता है, जिससे अफेक्शन की है ना जनता जो है उसका जो है ना होता है ना फेथ गवर्नमेंट के प्रति वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, या फिर उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाए वो, ठीक है। इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया बाय वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल के, या तो स्पोकन या तो लिखित सॉरी, या फिर साइंस के थ्रू या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन या अदरवाइज। मतलब कहने का मतलब है कि वर्ड के थ्रू या किसी एक्ट के थ्रू तुम क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हो लोगों को, ठीक है, तो उसी को सिडेशन कहा गया। सिडेशन क्या है? कॉग्निजेबल है। मतलब कॉग्निजेबल क्या होता है? मान लो तुमने कोई ऐसा काम करा है जिसके लिए पुलिस है ना तुम्हें बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले, तो वो एक्ट तुमने कैसा करा है? कॉग्निजेबल करा है। तो कॉग्निजेबल एक्ट में ये होता है कि जो है ना पुलिस जो होती है, जब कोई इंसान कोई क्राइम करता है जो कॉग्निजेबल है, तो उसमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, तो वही होता है कॉग्निजेबल। तो सेडिशन कॉग्निजेबल है, बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा, नॉन बेलेबल है, आपको कोई बेल नहीं मिलेगी, ठीक है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें कोई समझौता नहीं होता है। कंपाउंडेबल क्या होता है? जिसमें दो पार्टी मिलती हैं और समझौता कर लेती हैं कोर्ट के बाहर भी, बट ये नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। अब पर्सन चार्ज अंडर सेडिशन, अगर जिस पर्सन पे लग गया, जैसे आपको बहुत फेमस केस पता होगा एक, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इंसान को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, उसको बिना पासपोर्ट के इंडिया में ही रहना होगा, और उसको जब भी बुलाया जाएगा कोर्ट में तो अपने आप को प्रेजेंट करना होगा। 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि हमें सिडिशन एक्ट जो है उसे रिपील कर देना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सिडिशन का बैकग्राउंड देखते हैं हम। तो सिडिशन जो था 1987 में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था थॉमस मकॉले, ठीक है, उन्होंने ड्राफ्ट करा था। तो इनका काम क्या था कि इन्होंने एक ऑफेंस के ऊपर, मतलब ऐसा कोई काम जिसके लिए लाइफ इम्प्रिजन मिले, इस तरीके से सेडिशन के लिए बनाया था, ठीक है, मतलब सेडिशन लॉ बनाया था। फिर 1860 में सेडिशन लॉ को आईपीसी में इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो 1860 मतलब आपको ये बात समझनी होगी कि अगर एक स्टेटमेंट लिखा है वहाँ कि 1860 में सेडिशन को इन्वॉल्व किया गया था आईपीसी में, देखो आईपीसी में तो है सेडिशन, है ना,
तो बट ये आईपीसी में जब ओरिजिनली मतलब आईपीसी बना तब नहीं था, बाद में ऐड करा गया। तो देखो कब ऐड करा, 1870 में सेक्शन 124A सेडिशन को इंसर्ट किया गया था आईपीसी में, ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू। और वो अमेंडमेंट कौन लाया था, जेम्स स्टीफन, ठीक है। अगर आपसे बोले मकॉले ने ऐड करा था, मकैलो ने ड्राफ्ट करा था, ऐड कौन ने करा है यहाँ पे, जेम्स स्टीफन ने, ठीक है। व्हेन इट फेल्ट द नीड ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन टू डील विथ एन ऑफेंस, ठीक है, जब उनमें फील हुआ कि एक स्पेसिफिक सेक्शन की ज़रूरत है ताकि वो ये ऑफेंसेस हैं उनको डील कर सकें। फिर क्या हुआ, 1891 में फर्स्ट केस आया। तो फर्स्ट केस किसका आया था, जोगेंद्र चंद्र बोस का आया था, जो कि एडिटर थे न्यूज़पेपर बंगो बासी की। और उन्होंने क्या करा था, एक आर्टिकल लिखा था जिसमें क्रिटिसाइज़ करा था एक कानून को, एक बिल को, सॉरी, एज ऑफ कंसेंट बिल को, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी बन गया था 1891 में। फिर जिसमें ना एज से रिलेवेंट था एक्चुअली में, ये गर्ल्स की एज 14 और बॉयज़ की 18 कर दी गई थी इस एक्ट के थ्रू। तो 1921 में क्या हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, M.K. मतलब गांधी जी, इन सब है ना ऊपर ना मतलब यूज़ करा गया था सेडिशन के कानून को। 1948 में जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो हम ये इसको नहीं लेंगे, सेडिशन को नहीं लेंगे। फिर 1949 में सेडिशन इज़ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1949 में ऐसा हुआ कि सेडिशन को है ना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया, बट जो सेडिशन जो था ना वो आईपीसी में बना रहा। तो हम आईपीसी में से यूज़ करते हैं, हम संविधान में से यूज़ नहीं करते हैं सेडिशन को। फिर 1951 में क्या हुआ, नेहरू गवर्नमेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट लाया, ठीक है, 1901A में, ठीक है, जिसने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी राइट टू फ्री स्पीच पे। फिर 1962 में केदारनाथ के वर्डिक्ट में कहा था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि है ना वो इसको वैलिड मानती है, सेडिशन के कानून को क्या मानती है, वैलिड मानती है। उसके बाद 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया, जिसके कारण जो पुलिस होती है ना वो अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। अब इम्पॉर्टेंट जुडिशल जो प्रोनाउंसमेंट मतलब जजमेंट्स आई हैं सेडिशन लॉ के कंटेक्स्ट में वो देखते हैं। तो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिटीजन्स को राइट है क्या करने का, क्रिटिसाइज़ करने का, कमेंट करने का गवर्नमेंट में, उनके एक्शंस पे, जब तक उससे वायलेंस नहीं प्रोवोक होता है। फिर PLV वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982 के केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्लोगनरिंग मतलब स्लोगन चिल्लाना बोलना, ठीक है, या क्रिटिसाइज़ करना गवर्नमेंट पार्लियामेंट को या जुडिशियल सेटअप को, वो सेडिशन नहीं कहलाएगा। फिर है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो रिसेंटली देखो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है यूज़ होना चाहिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, मतलब बहुत ही कम और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे ही बस यूज़ होना चाहिए। फिर न्यूज़ में ऐसा मतलब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो ये एक्सेप्शनल पावर है स्टेट की, ठीक है, जो अफेक्ट करती है पर्सनल लिबर्टी को इंडिविजुअल के। तो इसलिए इसको क्या होता है कभी कभी ही यूज़ करना चाहिए, बहुत कम ही यूज़ करना चाहिए। तो कोर्ट ने डिस्टिंग्विश करा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बीच में डिफरेंस क्या है और पब्लिक ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक ऑर्डर के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब होती है, जब है ना जो पब्लिक होती है पूरे कंट्री की, वो है ना ऑर्डर और जो लॉ होता है उसको फॉलो कर रही होती है, कानून को मान रही होती है देश के। और पब्लिक डिसऑर्डर जब होता है कि पब्लिक डिसऑर्डर क्या होता है कि जब है ना सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस हो पब्लिक की पीस में, ठीक है, जैसे मान लो है ना जो जनता की शांति वो किसी ऐसे एक्ट किया जा रहा है जैसे भंग हो रही है और उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों की सेफ्टी भी थ्रेट हो रही है, तो उसको कहते हैं पब्लिक डिसऑर्डर। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो किस में अप्लाई होगा, कोर्ट ने क्या कहा है सिर्फ इस पे अप्लाई होगा पब्लिक डिसऑर्डर में, ठीक है, जब लोग कानून को मान रहे हैं उस टाइम पे नहीं अप्लाई होगा कभी भी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि डिटेंशन किसी पर्सन को है ना ऐसे रोक के रख लेना, ठीक है, अपने पास, ठीक है, मतलब डिटेन करके रख लेना ऑन अ मेयर रीजनेबल ऑपरेशन,
कि सिर्फ एक रीज़नेबल आपको शक है कि वो ऐसी एक्टिविटी करेगा जो पब्लिक ऑर्डर के लिए और सिक्योरिटी के लिए डेंजरस है, तो जो पर्सन है वो कस्टडी में बिना है ना ट्रायल के रखा जाता है। और जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट अरेस्ट, ठीक है, एंड डिटेंशन, वो कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22(2). तो ये जो प्रोटेक्शंस है वो अवेलेबल नहीं है टू अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, आर्टिकल 22(3). अभी ये सारे आर्टिकल बाजू में लिखे हैं, अभी हम उसको भी पढ़ेंगे। फिर मल्टीपल लॉज जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, और इसमें है ना क्या होता है कि परमिट करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को इन सारे लॉज में। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स करती है प्रिवेंटिव डिटेंशन का अंडर सेक्शन 151। तो जो ये सारे लॉज हैं, इसके अलावा भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसमें भी सेक्शन 151 के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन का है। फिर सेक्शन 151 जो है सीआरपीसी के, वो ये करती है कि पुलिस जो है वो प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकती है अगर उसे ये लगता है कि ऐसा एनी कॉग्निजेबल, मतलब ऐसा क्राइम होने वाला है जिसके लिए वारंट की ज़रूरत ना पड़े पुलिस को अरेस्ट करते समय। तो देखो ग्राउंड्स क्या होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फिर फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विस एंड डिफेंस। तो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए वो क्या है कि कोई भी पर्सन जो होता है 22(1) में, आर्टिकल 22(1) ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी पर्सन जो डिटेन किया जाता है कस्टडी में बिना इन्फॉर्म करे, ठीक है, नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसे पता होना चाहिए कि किसके लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है, और और उसे कोई भी मतलब उसको कंसल्ट करने का या फिर डिफेंड करने का लीगल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू उसका वो राइट नहीं छीना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 22(2) में ये कहा गया कि एवरी पर्सन जो अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है कस्टडी में, वो है ना मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा 24 घंटे के अंदर, और कोई भी पर्सन जो होता है वो डिटेन नहीं किया जा सकता है 24 आवर्स के बियॉन्ड। फिर आर्टिकल 22(3) जो है उसे है ना मतलब ये जो ऊपर के दो आर्टिकल है उस पे ऊपर के जो दो है ना नॉर्म्स हैं वो उसको नहीं मिलेंगे, वो ये जो राइट हैं वो उनको नहीं मिलेंगे जो है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किए गए हैं, लॉ के अंदर डिटेन किए गए हैं। तो आर्टिकल 22(4) ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो होता है वो 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड जो होता है वो कंफर्म नहीं करता है कि है ना कोई सफिशिएंट कॉज है उसके पास कंटिन्यू करने के लिए इस तरीके के डिटेंशन को। फिर एग्जेप्शन टू आर्टिकल 22(4) प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 22(7)(b) में। देखो पर्सन जो होता है प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा भी बिना एडवाइस के, एडवाइजरी बोर्ड के, ठीक है। अगर पार्लियामेंट कानून बना के ये कहता है कि उसने मैक्सिमम पीरियड बढ़ा दिया है, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस, क्लासेस ऑफ पर्सन या क्लासेस ऑफ केसेस को वो सामने से बता दे टू विच जिनमें इस तरीके से लॉ अप्लाई होगा।